बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 4th सेमेस्टर की सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 पढ़ रहे थे। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 में हमने यूनिट 4 स्टार्ट किया हुआ है, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स। इसमें से हमने 9 डिसऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है ये डिज़ीज़ नंबर 10 पे है। डिज़ीज़ नंबर 10 आयोर्टिक एनोरिज्म आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल लेक्चर्स बाय मुश्तफ़ा अज़हर में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, और इस वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर करें। यहाँ पे दो लफ्ज़ है, एक एनोरिज्म है और दूसरा आयोर्टिक है। आयोर्टिक मीन्स आयोर्टा में, और एनोरिज्म का मतलब ये है कि जब किसी भी वेज़ल की बल्जिंग आउट हो जाती है या किसी भी ऑर्गन में बल्जिंग आउट हो जाती है तो उसके लिए हम लफ्ज़ एनोरिज्म यूज़ करते हैं। तो ये आयोर्टा में अक्सर कॉमन है कि आयोर्टा में किसी भी कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी की वजह से या फिर एक्वायर्ड भी ऐसे कंडीशंस हैं मुख्तलिफ हम डिस्कस करेंगे, उन सब की वजह से आयोर्टा का जो वाल है वो पतला हो जाता है, और फिर पतला होने की वजह से उसमें बल्जिंग आउट हो जाती है। इसको कहते हैं एनोरिज्म, और आयोर्टा में होती है, इसीलिए आयोर्टिक एनोरिज्म। डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, एन आयोर्टिक एनोरिज्म इज़ ए लोकलाइज आर डिफ्यूज डायलेशन ऑफ द वॉल ऑफ द आयोर्टा। यानी आयोर्टिक एनोरिज्म एक लोकलाइज या डिफ्यूज डायलेशन है आयोर्टा के वाल की। आयोर्टा के जो वाल है इसमें या छोटे जगह पे, छोटे से एरिया पे डायलेशन हो गई है, या फिर एक बड़े से एरिया पे डायलेशन हो गई है। अगर बड़े से एरिया पे डायलेशन हो गई है तो इसको हम डिफ्यूज डायलेशन कहते हैं, और अगर छोटे से एरिया पे डायलेशन हो गई है तो इसको हम लोकलाइज डायलेशन कहते हैं। पार्टिकुलरली द एब्डोमिनल आयोर्टा बिलो द रीनल आर्टरीज, और ज़्यादातर ये जो डायलेशन होती है ये एब्डोमिनल आयोर्टा की होती है, और रीनल आर्टरीज से नीचे की तरफ जो आयोर्टा गया हुआ है उसकी इस तरह डायलेशन होती है। इसको कहा जाता है आयोर्टिक एनोरिज्म। Causes of aortic aneurysm include arteriosclerosis, severe hypertension। अब देखिए इसके काजेज़ कि किस वजह से हो सकती है। तो अगर arteriosclerosis है तो आगे रास्ता बंद है, उसमें ओक्लूजन की वजह से जो वाल है उसकी डायलेशन हो जाती है aorta की, और उसमें एनोरिज्म हो जाती है। अगर सीवियर हाइपरटेंशन है तो प्रेशर ज़्यादा है, इस वजह से हो सकती है। प्रेगनेंसी में होती है, प्रेगनेंसी में मुख्तलिफ़ किस्म के जो हार्मोनल चेंजेस है वो इफ़ेक्ट करते हैं आयोर्टा के ये जो स्मूथ मसल है वाल में, इन मसल्स को, और जो मिड लेयर होती है आयोर्टा की, जो बिल्कुल मीडिया होती है, जो मिडल लेयर होती है, उसको हार्मोनल चेंजेस इफ़ेक्ट करती है, और उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से ख़ास करके लेबर के दौरान जब डिलीवरी हो रही होती है तो डिलीवरी के दौरान जो हार्मोनल चेंजेस आती हैं, उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से आयोर्टा का ये जो वाल है इसमें स्ट्रेस बढ़ जाता है, और उस स्ट्रेस बढ़ने की वजह से यहाँ पे एनोरिज्म हो जाती है, इसकी डायलेशन हो जाती है। ट्रॉमा की वजह से हो सकती है, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती है, पैदाइशी से ये स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ मौजूद हो सकती है। इन्फेक्शियस आर्थराइटिस हो आर्टेराइटिस हो सकती है। आर्टेराइटिस स्टूडेंट्स, जब आर्टरीज़ के वाल में इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो इसको हम आर्टेराइटिस कहते हैं। आर्टराइटिस बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, या तो ऑटो इम्यून होते हैं या फिर इन्फेक्शियस होते हैं। इन्फेक्शियस मीन्स के इन्फेक्शन की वजह से कोई भी इन्फेक्शन हो गया और उस इन्फेक्शन के रिज़ल्ट में आर्टरीज़ के वाल में इन्फ्लेमेशन हुई है तो इसको हम आर्टेराइटिस कहते हैं, और इन्फेक्शन की वजह से हुई है इसलिए इन्फेक्शियस आर्टेराइटिस कहते हैं। सिफिलिस की वजह से हो सकती है। सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ये ज़्यादातर ब्लड वेजल्स को इफ़ेक्ट करती है, हार्ट को इफ़ेक्ट करती है। तो में भी अगर आयोर्टा इसकी वजह से इफ़ेक्ट हो जाती है तो इसके वाल में सिफिलिस की वजह से भी डायलेशन हो सकती है।
मार्फन सिंड्रोम है, मार्फन सिंड्रोम एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर होती है। ये कनेक्टिव टिश्यूज़ की डिसऑर्डर है, कनेक्टिव टिश्यूज़ इसमें अफेक्ट होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ में बेसिकली हार्ट, ब्लड वेजल्स, आइज़ और स्केलेटन ज़्यादातर टारगेट है मार्फन सिंड्रोम के। तो ब्लड वेजल्स में आर्टरीज़ भी मौजूद है, और आर्टरीज़ में चूँकि आयोटा लार्जेस्ट आर्टरी है, तो इसमें अगर मार्फन सिंड्रोम ने अटैक किया हुआ है तो फिर मार्फन सिंड्रोम की वजह से आयोटा के जो वाल है इनकी इलास्टिसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो इलास्टिसिटी जितना इंक्रीज़ होगा उतना डायलेशन होगा, और अगर डायलेशन बढ़ जाएगी आयोटा के वाल में तो इसकी वजह से यहाँ पे एनोरिज्म होगी। अब देखिए साइन और सिम्टम्स कि अगर आयोटिक एनोरिज्म होती है तो इसके साइन और सिम्टम्स क्या होंगे। ज़ाहिरी सी बात है, हमने पढ़ा कि ये एनोरिज्म ज़्यादातर एब्डोमिनल आयोटा में होती है, बिलो द रीनल आर्टरीज़। तो अगर एब्डोमेन में है तो एब्डोमेन से रिलेटेड साइन सिम्टम्स होंगे। एन एब्डोमिनल आयोटिक एनोरिज्म में काज एब्डोमिनल पल्सेशन। अगर एब्डोमिनल आयोटिक एनोरिज्म है तो एब्डोमिनल पल्सेशन होगी, एब्डोमेन में हम पल्स फील करेंगे। अगर देखेंगे ये अगर सीवियर काइंड ऑफ एनोरिज्म है तो देखने से ही, जब पेशेंट को हम सीधा लिटा देते हैं और देखते हैं तो ऊपर हमें पल्सेशन नज़र आती है, वो जो बाल्ज आउट हुई है जगह, उस जगह में पल्सेशन हमें नज़र आती है। एब्डोमिनल आयोटिक ब्रोइड्स अगर हम स्टेथोस्कोप के थ्रू सुनेंगे तो एब्डोमिनल आयोटा में हमें ब्रोइड साउंड सुनाई देंगे। एब्डोमिनल एकिंग, एब्डोमेन में पेन होगी। डल लोअर बैक पेन विद रेडिएशन टू फ्लैंक एंड ग्रोइन, साथ में डल लोअर बैक पेन होगा, और वो लोअर बैक पेन रेडिएट करके जो फ्लैंक एरिया है, फ्लैंक एरिया मींस रिब्स और हिप बोन के दरमियान जो एरिया होती है जिसे हम लंबर रीजन कहते हैं, किडनीज़ का जो एरियाज़ है, इसमें पेन महसूस होती है, और वो पेन कभी कभी रेडिएट करके ग्रोइन में भी चली जाती है। नोज़िया और वोमिटिंग साथ में होती है। इफ़ इट रप्चर्स इट मे प्रोड्यूस सीवियर एब्डोमेन आर लोअर बैक पेन विथ नोज़िया एंड वोमिटिंग। अगर रप्चर हो गई, ज़्यादातर एनोरिज्म की कॉम्प्लिकेशन यही है कि एनोरिज्म की जो जगह है वो रप्चर हो जाती है। जब रप्चर हो जाती है तो इसकी वजह से सीवियर एब्डोमिनल या लोअर बैक पेन होती है, और साथ में नोज़िया वोमिटिंग भी होती है। A thoracic aortic aneurysm most common site of dissecting aneurysm। कभी कभार जो thoracic aorta है इसमें भी एनोरिज्म हो जाती है, और जब thoracic aorta में एनोरिज्म हो जाती है तो ये मोस्ट कॉमन वो जगह है कि जिसमें डाइसेक्शन पर हो जाती है, मीन्स कि ये कट जाती है, डाइसेक्ट हो जाती है। आयोटिक डाइसेक्शन का नाम आपने सुना होगा, ये एक सीरियस कंडीशन होती है। इसमें जो इनर लेयर होती है आयोटा की वो टीयर अप हो जाती है, वो फट जाती है। आयोटा की अंदरूनी जो बिल्कुल इनर मोस्ट लेयर होती है वो टीयर हो जाती है। इसके टीयर होने की वजह से ब्लड ऊपर चली आती है मिडिल लेयर में, और इसकी फिर यहाँ पे जो मिडिल लेयर है इसमें जमा हो जाती है। तो ये जो कंडीशन होता है ये ज़्यादातर जब थोरेसिक एनोरिज्म हो जाती है, थोरेसिक आयोटा की, तो उसमें डाइसेक्शन ज़रूर होती है। मे का स्कफ हॉर्सिनस, इसकी वजह से अगर आयोटिक एनोरिज्म थोरेसिक एरिया में है तो वहाँ पे डाइसेक्शन इसकी होती है, जिसकी वजह से, यानी ये डाइसेक्टिंग एनोरिज्म है, डाइसेक्शन की वजह से एनोरिज्म होती है। जो अंदरूनी लेयर होता है आयोटा का, जब वो फट जाता है तो ब्लड मिडल लेयर में चली आती है, तो इसको हम कहते हैं एनोरिज्म और डाइसेक्टिंग एनोरिज्म, क्योंकि डाइसेक्शन की वजह से हुई है। तो अगर डाइसेक्टिंग एनोरिज्म थोरेसिक आयोटा की हुई है तो इससे में भी कफ हो सकती है, पेशेंट खांस सकता है, हॉर्सिनस उसकी आवाज़ बैठ जाती है, डिस्फेजिया उसको होता है, कोई चीज़ वो खा नहीं सकता, खाने में उसको तकलीफ़ होती है। फिर ये क्यों होती है, डिस्फेजिया उसको क्यों होती है, तो लिखा है कि फ्रॉम द प्रेशर ऑन द एजोफेगस। जो एजोफेगस है, फूड पाइप है, उस पर प्रेशर होता है, उस प्रेशर की वजह से वो जब कोई चीज़ निगलता है तो निगलने में उसको तकलीफ़ होती है। एब्रप्ट लॉस ऑफ रेडियल एंड फीमोरल पल्सेस एंड राइट एंड लेफ्ट कैरोटिड पल्सेस। अब देखें कि यहाँ पे जो थोरेसिक आयोटा है इसकी अगर एनोरिज्म हो गई है तो ब्लड सही तरीके से रेडियल आर्टरी में
हैं और फीमोरल आर्टरी को सही तरीके से फिर पास नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे बल्जिंग आउट हो जाती है, ब्लड यहाँ पे जमा होता है। और कैरोटिड पल्सेस भी इस वजह से इफ़ेक्ट होती है कि उसमें सही तरीके से ब्लड की फिर फ़्लो नहीं होती। तो इसीलिए मे बी कैरोटिड पल्स भी और साथ में रेडियल और फीमोरल पल्सेस भी एब्सेंट हो जाते हैं। एंड डिसिप्निया फ्रॉम प्रेशर ऑन द ट्रेकिया, और ट्रेकिया पे भी प्रेशर पड़ता है, इस वजह से डिसिप्निया भी होती है, सांस लेने में भी तकलीफ होती है। इफ़ इट रप्चर इट मे प्रोड्यूस सडन टीयरिंग पेन इन द चेस्ट एंड बैक। अगर रप्चर हो गई, ये जो थोरेसिक आयोटिक एनोरिज्म है, ये अगर रप्चर हो गई तो इसकी वजह से सडन टीयरिंग पेन, यानी इस तरह लगता है कि कोई चीर रहा है, वो चाकू से चीरते नहीं किसी चीज़ को, तो उससे किस किस्म का पेन होगा, इस तरह का पेन महसूस होता है, चेस्ट में भी महसूस होता है और बैक एरिया में भी महसूस होता है। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे, अगर आपको पता चल गया, अगर आपको इस बात का शक है कि पेशेंट को आयोटिक एनोरिज्म है, तो किस तरीके से आप पता लगाएंगे। तो लिखा है डायग्नोस्टिक टेस्ट में इंक्लूड चेस्ट और एब्डोमिनल एक्सरे, आर्टोग्राफी, डुप्लेक्स अल्ट्रासाउनिक इमेजिंग। देखिए कि अगर आपने देखना है आयोट्रा को, तो ज़ाहिरी सी बात है कि आप एब्डोमिनल आयोट्रा को देखने के लिए एब्डोमिनल एक्सरे करेंगे, और जो थोरेसिक आयोट्रा है उसको देखने के लिए थोरेसिक एक्सरे करेंगे, जिसके थ्रू आप देख सकते हैं। आयोटोग्राफी करेंगे, आयोटोग्राफी जो एक्सरे एग्जामिनेशन होती है आयोट्रा की, उसको आयोटोग्राफी कहते हैं। तो आयोट्रा की एक्सरे करके हम देखते हैं डुप्लेक्स अल्ट्रासोनिक इमेजिंग। तो ये जो डॉपलर अल्ट्रासाउंड है, डॉपलर अल्ट्रासाउंड मीन्स के जो ब्लड वेजल की ब्लड फ्लो को देखने के लिए ब्लड वेजल्स की हम अल्ट्रासाउनोग्राफी करते हैं, तो उसको डॉपलर अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। तो ये जो डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड है, ये इसी डॉपलर अल्ट्रासाउंड की फॉर्म है, इसी की किस्म है, लेकिन मोर एडवांस किस्म है, ये उससे ज़्यादा बेहतर है, एडवांस्ड है। तो इसको कहा जाता है डुप्लेक्स अल्ट्रासोनिक इमेजिंग। तो इसके थ्रू भी हम देख सकते हैं, हम कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी सीटी स्कैन के थ्रू भी देख सकते हैं, हम एमआरआई के थ्रू भी देख सकते हैं। इन सब से हमें आयोटिक एनोरिज्म की साइज़, उसकी लोकेशन और उसकी शेप मालूम हो सकती है। इनके अलावा लेबॉर्ट्री टेस्ट करेंगे, लेबॉर्ट्री टेस्ट में हम सीबीसी करेंगे। सीबीसी से क्या पता चलता है, अगर किसी पेशेंट को आयोटिक एनोरिज्म है तो उसमें एनीमिया होता है, उसकी एचबी लेवल कम होती है, ब्लड की कमी उसमें होती है, तो इससे हमें अंदाज़ा हम लगा सकते हैं सीबीसी से। और इसके अलावा हम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन लेवल देखते हैं। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन लेवल हम इसलिए देखते हैं क्योंकि आयोटिक एनोरिज्म की वजह से जो किडनीज़ हैं उनको परफ्यूजन की लॉस हो जाती है, परफ्यूजन डिक्रीज़ हो जाती है, और जब किडनीज़ को परफ्यूजन डिक्रीज़ हो जाती है तो किडनी फेल्यूर काज होता है, और किडनी फेल्यूर जब होता है तो ब्लड में ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन लेवल इंक्रीज़ आती है। If the aneurysm is chronic and small, an antihypertensive and negative inotropic agent may be prescribed to decrease the force of muscle contraction. अगर एनोरिज्म छोटा सा है और क्रॉनिक है, यानी बहुत वक्त से है, और अगर छोटा सा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो उस टाइम हम एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन देते हैं या फिर नेगेटिव आइनोट्रोपिक एजेंट्स देते हैं। नेगेटिव आइनोट्रोपिक एजेंट्स मींस कि वो मसल कंट्रक्शन को रिड्यूस करती है। तो अगर इसमें मसल कंट्रक्शन रिड्यूस होगी तो कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। और एंटी हाइपरटेंसिव इसलिए कि अगर ब्लड प्रेशर कम होगी इसमें, तो फिर ये कॉम्प्लिकेशन की तरफ नहीं जाएगी, ये इतना ही मेंटेन रहेगा। इसीलिए हम एंटी हाइपरटेंसिव या नेगेटिव आइनोट्रोपिक एजेंट दे सकते हैं। अगर कोई स्मॉल एनोरिज्म है तो उसे हम कॉम्प्लिकेशन से इनके थ्रू बचा सकते हैं। If the aneurysm is at risk to rupture or cause damage to other organ, surgical repair may be required. अगर एनोरिज्म इस रिस्क पे है कि रप्चर हो रहा है, आपको लगे कि ये रिस्क पे है कि रप्चर हो जाएगा, यानी कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकती है और दूसरे ऑर्गन को डैमेज इसकी वजह से हो सकती है, तो फिर सर्जिकल रिपेयर उस टाइम ज़रूरी है कि सर्जरी के थ्रू उसकी रिपेयर की जाती है।
नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या है? अगर आयोटिक एनोरिज्म है तो उस टाइम आप लोगों की ज़िम्मेदारियाँ क्या है, आप लोग क्या कर सकते हैं उस पेशेंट को केयर प्रोवाइड करने के लिए? तो लिखा हुआ है मॉनिटर वाइटल साइंस। जो वाइटल साइंस है वो आप मॉनिटर करेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई वाइटल साइंस में प्रॉब्लम आ जाए, पेशेंट कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा रहा हो, तो इसीलिए वाइटल साइन आप चेक करते हैं। मॉनिटर हीमोडायनेमिक वेरिएबल्स, जो हीमोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं वो आप चेक करेंगे, जिसमें मे बी हाइपोटेंशन हो सकती है, क्योंकि आयोटिक एनोरिज्म है तो हार्ट की तरफ ब्लड सही से जा नहीं रही है, हार्ट से ब्लड जो है वो सही तरीके से आ नहीं रही है, सर्कुलेशन में मसला आ गया है आयोटा में एनोरिज्म की वजह से, तो इसीलिए हाइपोटेंशन हो सकती है, ट्रैकिकार्डिया हो सकता है। हार्ट कंपनसेट करने के लिए हार्ट जब आयोटा में एनोरिज्म होती है तो हार्ट की कंट्रैक्शन की वजह से जो ब्लड आयोटा में चली आती है तो उसकी नीचे की तरफ सही से सर्कुलेशन उसकी नहीं होती, ये जो बल्जिंग आउट एरिया है वो उसमें जमा हो जाती है। जब वो इस बल्जिंग आउट एरिया में जमा हो जाती है तो ऊपर की तरफ से दोबारा नीचे ब्लड आना मुश्किल होता है, फिर इसीलिए इसके साथ कंपनसेट करने के लिए ट्रैकिकार्डिया होता है। फिर मे बी ब्रेडिकार्डिया भी हो सकती है, जब सही तरीके से सर्कुलेशन नहीं हो रही होती है तो हार्ट कंपनसेट करते करते फिर रुक जाता है, फिर वो इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाता, इसीलिए ब्रेडिकार्डिया होती है। साथ में पेशेंट के कूल और क्लेमी स्किन होती है, उसको ठंडे पसीने आते हैं, और टेकिपनिया होता है, वो फिर ऑक्सीजन की सही से ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही होती है ब्लड की, तो इस वजह से फिर उसमें टेकिपनिया होती है, उसके साथ कंपनसेट करने के लिए ऑक्सीजन की कमी के साथ, क्योंकि आयोटा में एनोरिज्म है तो आगे आयोटा से आगे बॉडी को जो ब्लड मिल रही होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब इसमें कंप्रोमाइज़ आ जाती है, वो फिर सही से नहीं मिलती, इस वजह से टेकिपनिया होता है। Reduce anxiety by encouraging the patient to verbalize concern and by providing emotional support। अब ये चीज़ें हीमोडायनेमिक्स वेरिएबल्स जो है ये चेक करने के बाद आप लोगों की ज़िम्मेदारी ये है कि पेशेंट को जो कंसर्न है इस डिज़ीज़ से रिलेटेड, कि पेशेंट को अगर आयोटिक एनोरिज्म है तो वो क्या सोच रहा है ख़ुद के बारे में, तो ख़ुद के बारे में जो उसकी कंसर्न है इस डिज़ीज़ से रिलेटेड, ख़ुद से रिलेटेड, तो वो आप सामने लाने की कोशिश करेंगे। जब वो वर्बलाइज करवाएंगे पेशेंट से तो वर्बलाइज करने के बाद आप उसको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, उसकी जो एंजाइटी लेवल है उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। रिलीफ पेन बाय फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स, आप कोशिश करेंगे कि ये जो पेन है, पेन को आप रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए आप फार्माकोलॉजिकल मेथड भी इस्तेमाल करेंगे और नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड भी। फार्माकोलॉजिकल मेथड में पेन किलर आप दे सकते हैं, पेन को रिड्यूस करने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन दे सकते हैं कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए, और नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स में कोई आप हॉट थेरेपी कर सकते हैं अगर एब्डोमिनल आयोटा की एनोरिज्म है और इसकी वजह से एब्डोमिनल पेन है या लोअर बैक पेन है, तो इस सब के लिए आप हॉट थेरेपी कर सकते हैं, जिससे थोड़ा बहुत पेन कम हो जाता है। प्रिपेयर द पेशेंट एंड फैमिली फॉर सर्जरी इफ़ नीडेड, अगर सर्जरी की ज़रूरत है तो पेशेंट को और फैमिली को दोनों को आपने प्रिपेयर करना है इस सर्जरी के लिए। डिस्कस द प्रोसीजर एंड देयर कंसर्न अबाउट इट, इस प्रोसीजर को उनके साथ डिस्कस करना है और उनके जो कंसर्न है इस प्रोसीजर से रिलेटेड वो आपने सामने लाने हैं, वो आपने उनसे पूछने हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये कंप्लीट हो चुका डिज़ीज़ नंबर 10 जो आयोटिक एनोरिज्म था। इसमें मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब डिज़ीज़ नंबर 11 आप लोगों को पढ़ाऊँगी तो आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।